I, Vaidya Tarmeem from Team Agas Foundation, welcomes you all on 6th day of चरक सप्ताह। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी टीम आगास फाउंडेशन ने चरक जयंती के शुभ अवसर पर चरक सप्ताह का आयोजन किया है, जिसका उद्देश्य 7 दिन 7 गुरुओं का सानिध्य प्राप्त करना है, जिससे कि आप में और हम सब में आयुर्वेद के प्रति ज्ञान और स्नेह बढ़े। आज हमारा 6th डे है चरक सप्ताह का, और आज हमें वैद्य नितिका कोहली मैम का सानिध्य प्राप्त करने का अवसर मिला है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू थैंक टू वैद्य नितिका मैम। उन्होंने हमें अपना कीमती समय दिया, एंड आई फील वेरी ब्लेस्ड एंड वांट टू से थैंक यू टू वैद्य तैयब सर एंड टीम आगास फाउंडेशन, जिन्होंने ये वेबिनार अरेंज कराए और मुझे ये सेशन होस्ट करने का मौका दिया। एंड आई ऑल्सो वांट टू थैंक टू निरोग स्ट्रीट, जिन्होंने हमारी इतनी हेल्प की ये वेबिनार्स अरेंज करवाने में। और नाउ आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस वैद्य नितिका कोहली मैम। वैसे तो उन्हें कोई परिचय की ज़रूरत ही नहीं है, पर फिर भी मैं मैम के बारे में बताना चाहूँगी। मैम ने अपनी ग्रेजुएशन BMS दिल्ली यूनिवर्सिटी से की है, यूनानी एंड तिब्बत आयुर्वेदा कॉलेज करोल बाग, and she is also a gold medalist from Delhi University, and she did her master degree from Uttarakhand Ayurveda University, and currently मैम AHRC के डायरेक्टर हैं, और मैम को 17 प्लस इयर्स का एक्सपीरियंस है इन ट्रीटिंग विटिलिगो, सोरियासिस, एक्जिमा एंड वेरियस काइंड ऑफ स्किन डिसऑर्डर्स। तो अब मैं मैम से रिक्वेस्ट करूंगी कि मैम आप आएँ और हमें अपना सानिध्य दें। वैद्य नितिका कोहली मैम। ओके, देर वेट करते हैं। मैम अभी ज्वाइन कर रही है, थोड़ा उनके एंड पे नेटवर्क इशू हो रहा है, तो थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा। धैर्य का फल मीठा होता है, ये हमेशा से हमने सुना है हमारे बड़े बुजुर्गों से, तो थोड़ा सा वेट करते हैं। अभी मैडम ज्वाइन कर रही है, मे भी बारिश के दिन भी है अभी, तो बारिश की वजह से उनको नेटवर्क का इशू हो रहा है, तो अभी जल्दी ही मैम ज्वाइन करेगी, तो थोड़ा सा वेट करते हैं। आज का उनका विषय है श्वित्र, तो आपके जो भी कुछ क्वेश्चंस होंगे वो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। और 2 दिन से कुछ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो वो थोड़ा हम वेबिनार सुनने के लिए आए हैं, हमारा नॉलेज बढ़ाने के लिए आए हैं। सारे हमारे बहुत सीनियर गेस्ट है यहाँ पे, तो थोड़ा सा शालीनता से ये वेबिनार हो, ये मैं सबको रिक्वेस्ट करती हूँ। पूजा शर्मा, आपसे क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? इफ यू नो प्लीज बताएं। आइया में दिल्ली कोटा लगता है क्या? सॉरी पूजा, मुझे ये नहीं आइडिया है। मेरा जो सारा एजुकेशन हुआ है वो MUHS से हुआ है, तो मुझे नहीं पता है। ओके, यूट्यूब की लिंक मैं आप सबको दे देती हूँ, जस्ट अ मिनट। ये यूट्यूब की लिंक ये हमारी टीम ने भी दिया है। ओके, दीपक शर्मा जी ने जवाब दिया है, आइया कोटा में सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, तो वहां पे नहीं लगता है। ओके, मैम ने ज्वाइन किया है, तो हम शुरू करते हैं। नमस्ते मैम। नमस्कार। ये बहुत सारे यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं लोग आते जाते, ये नोटिफिकेशंस कैसे बंद कर सकती हूँ मैं? मैम वो बंद नहीं होगा क्योंकि लाइव वेबिनार है। अभी मैं मेरा वीडियो ऑफ करूंगी तो आपको वो डिस्टरबेंस नहीं होगा। हाँ ठीक है। मैम का बहुत बहुत स्वागत है आगास फाउंडेशन, निरोग स्ट्रीट और हमारे सारे श्रोताओं की तरफ से। मैम का इंट्रोडक्शन ऑलरेडी हो चुका है, मैम के एंड पे थोड़ा नेटवर्क इशू था, तो प्लीज मैम आप स्टार्ट कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, नमस्कार। एंड ये सेशन है आज स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड विटिलिगो के ऊपर। अगर मेरा इंट्रोडक्शन आप सुन चुके हैं, आप जानते हैं कि मैं विटिलिगो डिजीज़ और पेशेंट्स के साथ बहुत लंबे समय से काम कर रही हूँ, सो इसीलिए ये टॉपिक चुना है मैंने कि मैं आज आपसे बात करूँ। और ये टॉपिक कभी वेबिनार के लिए
मैंने कभी इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं किया। सो आई होप कि आज जो हम बातें या आज हम जो लर्निंग्स शेयर करेंगे उससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, और आगे आप जब ट्रीटमेंट करेंगे, जब आप अपनी प्रैक्टिस में जाएंगे तो उसमें आपको कुछ फ़ायदा मिलेगा। तो मैंने थोड़ा सा इसमें विटिलिगो का जो इंट्रोडक्शन है वो थोड़ा सा ब्रीफ रखा है। ओवरऑल मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताऊंगी। एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है, सबसे पहले जो मैं मतलब मैंने कुछ पॉइंटर्स बनाए हैं। तो सबसे पहले मेरा पॉइंट जो मैं आई वुड लाइक टू प्रेजेंट इज कि वाई कंसिडर स्ट्रेस इन मैनेजमेंट ऑफ विटिलिगो। मतलब हम अगर श्वित्र की बात करते हैं तो हमें स्ट्रेस मैनेजमेंट पे इतना जोर देना क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो यही जान लेते हैं कि स्ट्रेस वर्ड जो है, मैं ऐसा मानती हूँ कि दो तरह का जो स्ट्रेस है, एक्यूट और क्रॉनिक। विटिलिगो के साथ यूजुअली क्रॉनिक स्ट्रेस जो है वो बहुत लंबे समय से चिरकालीन होने की वजह से जुड़ा हुआ होता है। और हम विटिलिगो के साथ ही क्यों स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, बिकॉज विटिलिगो ट्रीटमेंट जो है वो विटिलिगो बीमारी जो है, जैसा हम कहते हैं ना कि आपकी रेपुटेशन या आपकी गुडविल जो है वो आपसे पहले ट्रैवल करती है। इवन बिफोर कि आपसे कोई मिले तो आपकी गुडविल या आपका जो इंट्रोडक्शन है या जो आपकी रेपुटेशन है वो पहले आगे जाती है। वैसे ही विटिलिगो बीमारी ही ऐसी है कि जैसे ही नाम सुनते हैं तो उसके साथ जुड़ी हुई बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से पेशेंट के दिमाग में चिंता, डर, बहुत सारा भय, स्ट्रेस जिसको हम बोल रहे हैं, बहुत सारा उत्पन्न होता ही है, असिस्ट होता ही है, मिलता ही है। सो दैट इज़ वाई इफ अगर आपको श्वित्र को अच्छे से मैनेज करना है तो स्ट्रेस मैनेजमेंट हमें कंसिडर करना ही पड़ेगा। और अपीयरेंस, क्योंकि इसकी जो अपीयरेंस है वो बहुत ज़्यादा लेप्रेसी के साथ पहले टाइम्स में बहुत ज़्यादा इसको कंफ्यूज किया जाता था, तो इसलिए इसके साथ बहुत सारी जो कंफ्यूजन है अपीयरेंस सेम होने की वजह से जुड़ी होती है, तो इसलिए भी स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है लोगों को। देन सोशल स्टिग्मा बहुत ज़्यादा है विटिलिगो के साथ। क्यों? क्योंकि पुराने टाइम में कन्फ्यूजन होने की वजह से इस बीमारी के साथ सोशल स्टिग्मा, मतलब जो ऐसे पेशेंट्स होते हैं वो सोसाइटी में थोड़ा सा अपने आप को लेफ्ट आउट फील करते हैं, उनका इतना ज़्यादा उनका सोशल सर्कल एक्सेप्टेंस नहीं होता, तो इसलिए भी ऐसा होता है कि इस बीमारी के साथ हमें स्ट्रेस को कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है। देन सिंस ये पाप कर्मज व्याधि है, लोगों को ये बात शायद पुराने ज़माने में इस टर्म के साथ नहीं पता थी, हमें पता है एज अ प्रैक्टिशनर कि ये पाप कर्मज है, बट पहले ज़माने में लोग इसे इस तरह से देखते थे। तो अभी भी ऐसी मान्यता है कि जो बहुत लोगों से मैं मिलती हूँ वो ये बोलते हैं कि हमें ऐसे कहा जाता है कि आपने कुछ बुरा काम किया होगा तभी ऐसा हो रहा है। सो इसलिए भी स्ट्रेस लोगों को बहुत ज़्यादा हो जाता है। एंड एक और सबसे बड़ा कारण जो है वो ये है कि लोग बहुत डिसहार्टेंड होते हैं, मतलब उनका दिल इतना टूट चुका होता है कि जो इतना इलाज वो करा चुके होते हैं और उसमें उनको फेलियर मिल रहा होता है। दैट इज़ ऑल्सो अनदर रीज़न कि पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा क्रॉनिक स्ट्रेस में रहते हैं। सो स्ट्रेस मैनेजमेंट हैज़ टू बी कंसिडर्ड, दैट इज़ वाई। ठीक है, उसके बाद अब मैं ओवरऑल अगर सिर्फ विटिलिगो की बात करूं तो जैसा कि हम जानते हैं श्वित्र को किलास के नाम से भी जाना जाता है। आयुर्वेद में हम कुष्ठ रोग के अंतर्गत इसको पढ़ते हैं, और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कुष्ठ सिर्फ विटिलिगो को नहीं कहा जाता, श्वित्र को नहीं कहा जाता। विटिलिगो इज श्वित्र, बट हम जब कुष्ठ पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारी ही स्किन डिसऑर्डर्स को हम आयुर्वेद में पढ़ते हैं। जब हम श्वित्र का डेफिनेशन देखते हैं तो वहां पर बोला गया है कि जिस भी व्याधि में श्वेत वर्ण हो जाए। बहुत बार क्वेश्चन आता है मुझसे कि पेशेंट्स पूछते हैं मैम ये विटिलिगो है कि ल्यूकोडर्मा है या ये कोई और बीमारी है, जो मैं आगे आपको बताऊंगी डिफरेंशियल डायग्नोसिस में। तो मैं उनको हमेशा एक ही बात बोलती हूँ कि आयुर्वेद में हमें कुछ भी अगर सफ़ेद दिखता है, जिस व्याधि में त्वचा का वर्ण श्वेत हो जाए, हम उसे श्वित्र बोलते हैं। और कई बार तो हमें व्याधि को नामकरण करना भी ज़रूरी नहीं है, हम व्याधि को बहुत अलग तरीके से एनालाइज करते ही हैं, राइट। सो एनीवेज जो डेफिनेशन मिलेगी हमें, निरुक्ति जो हमें मिलेगी वो यही है कि जिस व्याधि में त्वचा का वर्ण श्वेत हो जाए वो श्वित्र है। अब इसके निदान देख लेते हैं। निदान जो है वो आहारज, विहारज और वाचिक हैं।
तो वाचिक अगर हम देखें तो बहुत लोग इसको मानते नहीं है, बट हम ऑफ कोर्स इसको कंसिडर करते हैं। गुरु का अपमान करना, किसी अपने से बड़े का अपमान करना, किसी संत का अपमान करना, बुरे शब्द बोलना, झूठ बोलना, ये सब निदान है श्वित्र के। उसके बाद अगर हम आहारज निदान देखें तो सबसे बड़ा कारण विरुद्ध आहार है। विरुद्ध आहार बहुत सेवन करते हैं लोग आजकल, तो वो एक बहुत बड़ा कारण है। देन आहारज में बहुत सारे और रीजंस आते हैं, जैसे कि गुड़, तिल, मूली, इन सब का ज़्यादा सेवन करना, अम्ल रस का ज़्यादा सेवन करना। फिर जब हम विहारज कारण देखते हैं कि विहारज कारण कौन कौन से हैं, तो उसमें वेग धारण करना, सबसे ज़्यादा वमन का वेग धारण करना। फिर उसके बाद पंचकर्म का सही ना होना, जब पंचकर्म लोगों पेशेंट्स का गलत हो जाता है, उसकी वजह से भी श्वित्र हो जाता है। तो ये कारण मैं मानती हूँ कि ये वैद्यों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि विहारज रीजंस जो होते हैं। देन उसके बाद इन्वायरमेंटल रीजंस भी होते हैं, जहाँ पर मैं मानती हूँ कि जैसे इन्वायरमेंट में एक्सेसिव सन एक्सपोजर, जिसको आतप सेवन एक नाम दिया गया है, देन अनिल सेवन बताया गया है। सो एक्सेसिव स्विमिंग जो लोग करते हैं, या केमिकल्स से भरे हुए पानी में जो लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं, ओवर एग्जर्शन, अति श्रम करना, अति व्यायाम करना, उनमें भी विहारज निदान होने की वजह से हमें सफ़ेद दाग दिखते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर हम संप्राप्ति पे कुछ बीमारियों की भी अगर मैं बात करूँ, कुछ डिजीज से भी एसोसिएटेड होता है ये, तो अम्लपित्त, कृमि, ये बहुत मेजर रीजंस हैं जिसमें आप मोस्टली पेशेंट्स में देखते हो कि उनकी हिस्ट्री मिलती है हमें अम्लपित्त की और कृमि की। कृमि तो है ही मेन, और अग्निदग्ध भी हमने देखा है कि बर्न के बाद भी, जिसको मॉडर्न साइंस बोल देता है पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपोपिगमेंटेशन, हाइपर भी होता है, हाइपो भी होता है, बट PIH यानी कि पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपोपिगमेंटेशन, उसको भी हम श्वित्र के अंतर्गत लेते हैं, राइट। उसके बाद अगर हम संप्राप्ति देखते हैं, तो संप्राप्ति में निदान सेवन, जैसे कि पेशेंट निदान सेवन करें, चाहे वो आहारज हो, विहारज हो या वाचिक हो। उसके बाद त्रिदोषज है व्याधि, तो तीनों ही दोष कुपित होते हैं, और जो गति होती है उनकी तिर्यक गमन करते हैं दोष, रक्त और रसवह और रक्तवह स्रोतस को इफेक्ट करके जो उसकी जो प्रेजेंटेशन होती है, जो हमें प्रेजेंटेशन मिलती है, वो हमें स्किन पे मिलती है, बाह्य प्रेजेंटेशन है। तो ये हमारी संप्राप्ति है। जब हम संप्राप्ति घटक देखते हैं तो दोष त्रिदोषज है, दूष्य हमारा त्वक, रक्त और मांस है। उसके बाद स्रोतस मैंने जैसे कि बताया, रस वह, रक्त वह, मांस वह, स्वेद वह भी होता है, और आगे आगे हम देखेंगे कि जब दोषों से हम इसे कोरिलेट करेंगे। और जो रोग मार्ग है वो बाह्य है, और जो उसका अधिष्ठान है वो त्वक है। सो ये ओवरऑल ये सब आप अब अगर आप प्रैक्टिशनर्स हैं तो ऑफ कोर्स हमने ये सब पढ़ा हुआ है। मैं बट एक जनरल बस फटाफट से आपको ओवरव्यू दे रही हूँ, ताकि मैं आगे उसको जो मेन जो टॉपिक है स्ट्रेस मैनेजमेंट का, उससे कोरिलेट कर सकूँ। देन है पूर्व रूप, कि हमें पूर्व रूप क्या क्या मिलते हैं। तो हमें मिलता है कि कभी कभी बिल्कुल स्वेद नहीं होता है, अस्वेद, कभी कभी अति स्वेद होता है, कभी कभी पारुष्य बहुत होता है, मतलब कि ड्राइनेस बहुत ज़्यादा होती है, टोद होता है, कंडू होता है, कंडू मोस्टली मिलता है। फिर सुप्त होता है, मतलब कि टिंगलिंग सेंसेशन बहुत ज़्यादा मिलती है। देन परिहर्ष मिलता है, खरत्व मिलता है हमें, और उष्णता मिलती है। कभी कभी कुछ नहीं होता और लोग बोलते हैं कि हमें वहाँ पर सिर्फ स्किन में गर्म लग रहा है बस, ठीक है। उसके बाद अगर हम अव्यक्त लक्षण देखें तो उसमें विवर्णता होता है, मतलब उसमें अगर हमें कुछ ना मिले तो विवर्णता दिखती है, स्किन में सिर्फ डिस्कलरेशन दिखता है। अभी मंडल नहीं बने होते हैं, बट हमें जो विवर्णता है वो दिखती है। कंडू और राग मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा हमें श्वित्र में मिलता है। और अगर मैं इसके भेदों की बात करूं, टाइप्स की बात करूं, तो आचार्य वाग्भट ने इसको दो तरह से बताया, अग्निदग्ध और अनाग्निदग्धज। ठीक है। अगर हम दोषों के हिसाब से बात करें तो वातज, पित्तज, कफज, और वातज, पित्तज, कफज के अकॉर्डिंग इसमें आपको वर्ण भी मिलता है, अरुण, दारुण और श्वेत। ठीक है। उसके बाद अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि कैसे ये बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, तो एक दोषज होता है कि एक देशज होता है, तो एक जगह पे है, वन पार्ट है। और अगर सर्व सब जगह मिल रहा है तो उसको हम
डिफरेंट पार्ट्स पे देख सकते हैं। अगर हम स्टेज के अकॉर्डिंग हम इसे क्लासीफाई करें तो मैं उसे क्लासीफाई करती हूँ प्रोग्रेसिव और स्टेबल स्टेज में। स्टेबल वो पैचेस होते हैं जिनके आसपास की जो बॉर्डर्स हैं वो बहुत अच्छे से इंटैक्ट होते हैं और वो बढ़ नहीं रहे होते हैं, और प्रोग्रेशन मतलब बढ़ने वाले दाग, मतलब कि वो रैपिडली जो वहाँ पे मेलानोसाइट्स हैं उनका वहाँ पर डिस्ट्रक्शन हो रहा होता है। अगर हम मॉडर्न साइंस के हिसाब से देखें तो बहुत सारी क्लासिफिकेशंस हैं। लिप एंड टिप विटिलिगो है, जनरलाइज विटिलिगो है, यूनिवर्सल विटिलिगो है, फिर उसके बाद एक्रोफेशियल विटिलिगो है, सेगमेंटल विटिलिगो है, जहाँ पे सेगमेंटल मीन्स कि एक ही तरफ स्किन इफेक्टेड होती है, मतलब एक ही पार्ट जो है वो इफेक्टेड होता है। म्यूकोजल जो होता है उसके अंतर्गत आता है लिप एंड टिप, मतलब वो लिप पे होते हैं, इनर नोज पे होते हैं, देन जेनाइटल्स पे होते हैं। सो ये क्या कहते हैं जो टाइप्स हैं वो मैंने आपको बताए। अगर हम लक्षण देखें, लक्षण होता है सबसे पहला तो मंडल बनना, मतलब वहाँ पर हमें पैचेस मिलते हैं उसमें। बस अगर हम किसी और स्किन डिसऑर्डर से अगर इसको डिफ्रेंशिएट करने जाएं, बिकॉज डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी हमें देखना होता है, तो मोस्टली विटिलिगो की जो लीजन्स हैं उनमें कोई सिक्रीशन नहीं होता, अपरिस्रावी होते हैं ये। बाकी कुष्ठ में हमें स्राव कोई ना कोई मिल जाता है, ठीक है। तो अगर हम वातज प्रेजेंस ज़्यादा देखेंगे तो आपको स्किन वहाँ पे ड्राई मिलेगी। अगर आपको पित्त डोमिनेंस दिखेगी वहाँ पर तो आपको वहाँ दाह मिलेगा। और अगर कफज देखेंगे तो वहाँ पर स्किन बहुत थिक और बहुत ग्लॉसी सी स्किन मिलेगी, वाइट, एकदम चटक वाइट। बहुत बार पेशेंट्स बोलते हैं कि मैम हमारे पैच उन लोगों के साथ तरह नहीं दिख रहे, तो उन्हें समझाना पड़ता है कि आपके पैच थोड़े डिफरेंट है, उनके पैच थोड़े डिफरेंट है, विटिलिगो के पैचेस सारे सेम नहीं दिखते हैं। स्टेज के अकॉर्डिंग भी आपको जो प्रेजेंटेशन है वो अलग अलग मिलती है। जब पैचेस प्रोग्रेसिव होते हैं तो वो बहुत धुंधले, बहुत ही बस विवर्णता दिखती है, और जब वो स्टेबल होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा वाइट भी हो जाते हैं, कई बार बहुत मार्जिन लिए रहते हैं, अच्छे से मार्जिन लिए रहते हैं। तो ये बहुत एक क्रिटिकल पॉइंट होता है देखने के लिए कि पैच बढ़ रहा है कि रुका हुआ है। ये हम स्ट्रेस मैनेजमेंट में ज़रूर बात करेंगे कि पेशेंट को कभी भी ऐसा नहीं लगता है कि उसका पैच ठीक हो रहा है, वो कभी भी हैप्पी नहीं होते हैं। विटिलिगो पेशेंट इतने डरे हुए होते हैं कि उनको ये लगता है कि ये तो हमेशा बढ़ ही रहा है। दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम पेशेंट की स्ट्रेस काउंसलिंग बहुत करें, बिकॉज और अगर हमें उसको स्टेज एक्सप्लेन करनी नहीं आएगी तो पेशेंट कभी भी रिलैक्स नहीं फील करेगा, वो ट्रीटमेंट कंटिन्यू भी नहीं करेगा। So even if you have the best medicine, even if you know the diagnosis, even if you know how to treat it, patient आपके साथ retain नहीं होगा। Stress management more than the patient, I think as a doctor, as a practitioner हमें चाहिए कि हम करेंगे, patient at least अपनी mental पीस के लिए आपके साथ लंबे समय तक जुड़े रहेंगे, राइट। उसके बाद जब हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस पे आते हैं तो मॉडर्न में दो टर्म्स मिलती हैं, दो डिजीजेस मिलती हैं हमें, जैसे कहा जाता है टीनिया वर्सिकुलर और टेरियासिस एल्बा, विच इज़ अ फंगल प्रेजेंस, और इसको मैं कृमि रोग से कोरिलेट करती हूँ अपनी उसमें प्रैक्टिस में। कृमि जैसे कि हम जानते हैं बाह्य और आभ्यंतर दोनों तरह के होते हैं। तो अगर आप बाह्य प्रेजेंस देखते हैं तो पेशेंट में हिस्ट्री मिलती है कि लाइस प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा मिलती है, हिस्ट्री मिलती है। उसके बाद अगर आभ्यंतर कृमि है तो जनरल सिम्टम्स मिलते हैं, पेशेंट दांत किटकिटाता है, पेशेंट को भूख नहीं लग रही है, भूख कभी बहुत ज़्यादा है, वेट गेन है, कभी कभी सिर्फ अनीमिया एक सिम्टम होता है जो हमें मिलता है, एपेटाइट ठीक होती है, मोशन ठीक होता है, कभी कभी लॉन्ग स्टैंडिंग कॉन्स्टिपेशन पेशेंट को होती है, यूजुअली बच्चों में मिलता है। बट मैं इतने लोगों में काम करती हूँ, मुझे लगता है कि कृमि एक ऐसा एस्पेक्ट है जो हमें हर विटिलिगो पेशेंट में कंसिडर करना ही चाहिए। उसके बाद बात आती है कि हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस की मैं बात कर रही थी कि हम डायग्नोस कैसे करें कि ये श्वित्र ही है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल नेकेड आई एग्जामिनेशन, आप दर्शन चिकित्सा से उसे देखते हैं। अगर आपको नहीं समझ आता है तो नेक्स्ट स्टेप होता है एक वुड्स लैम्प एग्जामिनेशन, जिसमें हम लैम्प के अंडर एग्जामिन करते हैं पैच। टीनिया और टेरियासिस जो है वो अलग दिखते हैं और फंगल विच मीन्स फंगल अलग दिखता है, और जो विटिलिगो है वो बिल्कुल स्टार्क वाइट दिखता है। कभी कभी स्किन पे कुछ नहीं दिखता बट लैम्प के अंडर हमें पैच दिखता है। फिर भी कन्फ्यूजन है, अगर आपको सिर्फ डायग्नोसिस करवाना है, पेशेंट का रिलैक्स होकर उसने इलाज करवाना है, यू आर कन्फ्यूज्ड विद अदर डिजीजेस, देन आप उसका स्किन बायोप्सी भी करा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगेन जैसे मैंने बोला कि श्वित्र अस्रावी होता है, और बाकी बीमारियों से इसमें सबसे बड़ा फर्क यही होता है कि ये
छूने से फैलता नहीं है, कंटेजियस नहीं होता, इट इज़ नॉट कम्युनिकेबल। तो अगर कोई फंगल या कोई और कुष्ठ रोग हम देखते हैं तो कभी कभी वो कम्युनिकेबल भी होते हैं, ये कम्युनिकेबल नहीं होता है। आई होप मुझे कोई भी सिग्नल नहीं मिल रहा है। आई होप एवरीबडी इज एबल टू हियर मी। कैन द मॉडरेटर्स टेल मी दिस एवरीथिंग इज गोइंग फाइन? आई कांट रीड और मेरे को कुछ नहीं पता चल रहा है। यस मैम, सब सुन रहे हैं, बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। अच्छा ठीक है, मेरे को कुछ ठीक है, ओके फाइन, एवरीथिंग इज गोइंग गुड राइट? या ठीक है। एक टर्म आती है कॉन्टैक्ट ल्यूकोडर्मा, केमिकल ल्यूकोडर्मा, ऑक्यूपेशनल ल्यूकोडर्मा भी इसे कहते हैं, जहाँ पर लॉस ऑफ मेलेनिन होता है ड्यू टू द कॉन्टैक्ट ऑफ एनी केमिकल्स विच आर प्रेजेंट। ये केमिकल्स आजकल जो मिलते हैं हमें मोस्टली मिलते हैं बिंदी एडहेसिव्स में मिलते हैं, हमें डाइज में मिलते हैं, हेयर डाइज में मिलते हैं, रबर स्लिपर्स में मिलते हैं, लेदर में मिलते हैं, रबर ग्लव्स में मिलते हैं, विजाइनल जेनाइटल एरिया पे जो होते हैं वो कॉन्ट्रासेप्टिव से मिलते हैं। देन बहुत सारे आजकल तो केमिकल्स की भरमार है, तो वी नीड सैनिटाइजर्स वर अ बिग रीज़न कोविड के बाद विटिलिगो स्प्रेड होने के लिए। दैट वाज अ वेरी 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 बिग रीज़न आई वुड से। जो मैं बहुत अनयूजुअल देखती हूँ आजकल कई बार बच्चों के केस में, स्लाइम, प्ले डो जो होता है वो होता है। देन मेकअप प्रोडक्ट्स लोगों के लिए, लिपस्टिक्स, लिप विटिलिगो जो होता है उस पर लिपस्टिक्स, टूथपेस्ट, इंजरी, एक टर्म आती है कॉर्नर फिनोमिनन, कॉर्नराइजेशन, जहाँ लिखा जाता है वो होता है कि चोट लगी और वहाँ पर दाग हुए, तो यू हैव टू गिव इंस्ट्रक्शंस टू द पेशेंट, स्पेशली बच्चे, कि उनको चोट ना लगे। एक दो बार मैंने ऐसा देखा है, कथक लड़कियां करती थी तो सिर्फ उनके एड़ी पे दाग था, कथक, क्योंकि प्रेशर मारते हैं ना, तो इसलिए वो भी मैंने देखा। उसके बाद अगर हम चिकित्सा की बात करें तो शोधन और शमन, तो सबसे पहले अगर आपको लगता है एनालिसिस करके कि पेशेंट एलिजिबल है शोधन के लिए, तो आप अकॉर्डिंगली जो ज़रूरत है वैसे शास्त्र में लिखा है कि हमें संसर्जन कर्म कराना चाहिए। बताया गया कट कूलर का रस पिला के पेशेंट को आतप सेवन कराना चाहिए। कुछ पेशेंट्स में ऐसा मैं कराती हूँ, कुछ पेशेंट्स में मैं डायरेक्टली शमन पे चले जाती हूँ। वो आपको अगेन केस टू केस वेरी करेगा चिकित्सा में। और आतप सेवन भी कब करवाना है ये बहुत एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है। अगर वो एग्रेवेटिंग स्टेज में है जहाँ दाग उसका स्टेबल नहीं है तो आपको उसको आतप सेवन कारण बन जाएगा दाग आने का। बट अगर वो स्टेबल स्टेज में है और अगर वो जो पैचेस हैं वो आपको लग रहा है कि आतप सेवन से रीकलर हो सकते हैं, वो आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। आप ऐसे जितना मैं समझा रही हूँ अगर आप उस ध्यान से पेशेंट को एनालाइज करेंगे तो यू कैन ईजिली मेक आउट। बट जितने पेशेंट आप देखोगे देन आपको समझ जाना शुरू हो जाएगा। तो आतप जो है वो दवा का काम करेगा, देन आतप सेवन विल हेल्प। सो द चिकित्सा सूत्र for ATAP seven does not work for everyone. It varies from patient to patient. बट जैसे कि मैंने बताया संसर्जन कर्म जैसे हम नॉर्मल पेशेंट का कराएंगे वो करा के उसके बाद फिर हमें वही जो भी डाइट पेशेंट को देनी है एंड देन वी शिफ्ट टू द शमन चिकित्सा। नाउ शमन चिकित्सा में बहुत सी मेडिसिन शास्त्र में बताई गई हैं। मैं अपनी कुछ फेवरेट शेयर कर देती हूँ। माई स्टार मेडिसिन इज ल्यूकोस्किन ऑफ कोर्स, जो मैं यूज़ करती हूँ अपने सभी पेशेंट्स में। एंड रिसेंटली वी हैव लॉन्च द सेकेंड वर्जन, अभी क्लिनिक पे लॉन्च हुआ है बट अभी कहीं और अवेलेबल नहीं है। तो ल्यूकोस्किन, जिसमें ऑफ कोर्स मेन इंग्रेडिएंट बापची है इन एंड बापची के साथ विषनाग है, तो वो दो मेन हमारे जो स्टार प्लेयर्स हैं उसमें। उसके अलावा अगर मैं बात करूं कि वटियों में मेरे को कौन सी वटी सबसे पसंद है, तो मेरी फेवरेट है आरोग्यवर्धिनी वटी, शशि लेखा वटी। गुग्गलू में मुझे पसंद है स्वाम्बू गुग्गुल, मैं बहुत यूज़ करती हूँ। अगेन पेशेंट टू पेशेंट सिम्टम्स के अकॉर्डिंग और जैसी चिकित्सा कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। बट दीज आर सम मेडिसिन जो मेरे हाथ पे बहुत ज़्यादा, कुछ मेडिसिन जो होती हैं प्रैक्टिशनर्स के लिए बहुत फेवरेट हो जाती हैं, तो दीज आर माय फेवरेट मेडिसिन। नाउ रिसेंटली शशि लेखा वटी मैंने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है, लास्ट 1 ईयर से अपने ट्रीटमेंट में इनकॉर्पोरेट करना ज़्यादा। तो वो मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है कहीं कहीं पर, मतलब बहुत अच्छे। उसके अलावा अगर मैं चूर्ण की बात करूँ तो पंचनिम चूर्ण मुझे अच्छा लगता है। सिरप्स की बात करूँ तो मेरा अपना सिरप प्यूरोडिल है जो बहुत पसंद है मुझे, जो मैं यूज़ करती हूँ।
उसके अलावा अगर क्वाथ की बात करें तो माँ मंजिष्ट आदि क्वाथ मैं बिल्कुल रॉ फॉर्म में देती हूँ, पेशेंट खुद बना के पीते हैं, थोड़ा मेहनत का काम है बट मेहनत करवाती हूँ मैं। अगेन स्ट्रेस मैनेजमेंट, पेशेंट की मनस्थिति देखकर भी आपको चिकित्सा की जो दवाइयाँ हैं वो देखनी पड़ती हैं कि आपका पेशेंट क्या इतनी दवा मेहनत करने को तैयार है। इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड द पेशेंट साइकोलॉजिकल व्यू पॉइंट, आप चिकित्सा में कुछ भी दोगे पेशेंट खाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। पेशेंट्स के बहुत नखरे होते हैं, पेशेंट्स को डिफरेंट रीजन में डिफरेंट परसेप्शन होती है डिजीज की, जिस पे अब हम आएंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट पे। अभी मैं ओवरव्यू दे रही हूँ आपको विटिलिगो का। एंड अगर मैं बोलूँ कि अरिष्ट में सबसे फेवरेट मेरा क्या है, विडंगारिष्ट और खदिरारिष्ट मैं बहुत यूज़ करती हूँ। कृमि चिकित्सा के लिए मैंने अपनी पेटेंट 2 मेडिसिन बनवाई हुई हैं जिसको मैं यूज़ करती हूँ, जो सिर्फ क्लिनिक पे ही अवेलेबल है। उसके अलावा घृत, पंचतिक घृत मेरा फेवरेट है, मैं जो यूज़ करती हूँ। बहुत सारी, देखो योग बहुत सारे हैं, बट व्हेन यू कम इनटू प्रैक्टिस इट डिपेंड्स कि आपको क्या, किससे अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं और किस कॉम्बिनेशन में यूज़ करके आपको ऐसा हम कभी भी नहीं बोल सकते कि सब पेशेंट्स में आरोग्यवर्धिनी वटी जाएगी ही जाएगी, ऐसा नहीं होता है। सब पेशेंट्स को शशिलेखा वटी जाएगी ही जाएगी, नो। the one thing which is constant for me is ल्यूकोस्किन of course, बट ल्यूकोस्किन को यूज़ करने का तरीका भी बहुत 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 डिफरेंट होता है, ठीक है। ये थी जो मैंने चिकित्सा की बात करी। ऑफ कोर्स चिकित्सा, जैसे हम बात करते हैं युक्ति विपाश्रय, युक्ति चिकित्सा होती है हमारी। युक्ति यही होती है कि हमें इतनी सारी चीज़ें मिली हैं, हम उसे किस समय पे किस पेशेंट में किस तरह अप्लाई कर रहे हैं। बहुत बार मुझे बोला जाता है कि मैम दवा बता दीजिए, सोशल मीडिया पे ये बता दीजिए। मैं आपको पर्चा भी सेम टू सेम बता दूंगी, आप वही पर्चा 100 पेशेंट में देंगे, आपको सेम रिजल्ट नहीं मिलेंगे। मुझे ही नहीं मिल सकते तो आपको भी नहीं मिलेंगे। आपकी जो एक एथिकल जो प्रैक्टिस है, जो आप पेशेंट का हित करना चाहते हैं, चिकित्सा मीन्स हित। सो अगर आप हित करना चाहते हैं, यू हैव टू कंसिडर द पेशेंट एज एन एंटिटी, एज अ यूनिक पेशेंट, एज अ यूनिक सेल्फ, ओके। सो आप उसकी चिकित्सा बिल्कुल अच्छे से करेंगे एंड देन आपको रिजल्ट भी मिलते हैं एंड यू एंजॉय योर प्रोसेस, राइट। आप लर्न करते हो, आपको पता चलता है। मैं आज जो बोल रही हूँ या मैं आज पेशेंट के लिए अगर कुछ लिख के दे सकती हूँ, वो इसलिए बिकॉज ओवर द पीरियड मुझे एक्सपीरियंस हो गया है। सो वंस यू गेट इनटू द प्रैक्टिस you will be able to decode your own चिकित्सा सूत्र as per the patient. So उस पे ज्यादा ध्यान ना देते हुए, ध्यान किस चीज पे देना चाहिए कि हमने पेशेंट को एग्जामिन कैसे करना है, पेशेंट को क्या, हमने पेशेंट को सुनना है। मैं आगे इस पे अब बात करने वाली हूँ। अब हम बात करेंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर। अब हम बात करेंगे मन की, ठीक है। सो एक लाइन मैं नोट्स में कल बना रही थी तो मेरे दिमाग में आया कि नो माइंड नो लाइफ, बेसिकली, राइट। कि अगर हमारा मन या हमारा माइंड इज नॉट इन प्लेस, देयर इज नो लाइफ। ऐसा नहीं है कि हम जिंदा नहीं रहते हैं, हम जिंदा रहते हैं, बट वो जीना भी क्या जीना होता है ना, ये बहुत क्लीशे बातें हैं बट एक्चुअली ये बहुत सच है। अगर हम मैं श्लोक को भी अगर ब्रेक डाउन करूं तो शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा संयोगे धारी जीवितम, यानी कि बॉडी माइंड सोल इज इक्वल टू लाइफ। सो अब हम बॉडी की चिकित्सा कर रहे हैं, माइंड और सोल की चिकित्सा भी करना हमारा ही धर्म है। हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते पेशेंट से कि हम अगर सिर्फ बॉडी की चिकित्सा करें और इसको कंसिडर ना करें तो पेशेंट ठीक हो जाएगा। यही, और मुझे लगता है यही हमारे पास अपर हैंड भी है फ्रॉम अदर देन द एलोपैथी प्रैक्टिशनर्स। विद इन आयुर्वेद हमारे पास ये एक अपर हैंड है कि हमें ये चिकित्सा, ये सूत्र हमें पता है, ये हमें करना ही है। दैट्स आवर धर्म, दैट वी नीड टू डू दिस, ओके। सो एग्जामिनेशन ऑफ माइंड ऑफ मन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एज एन आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर, इज वेरी इंटेग्रल when you are treating any skin disorder, I would say, but specifically for vitiligo. Although psoriasis eczema में भी ऐसा ही है कि अगर हम जब तक उनके स्ट्रेस को एग्जामिन ना करें तो नहीं होता, बट फिर भी मुझे लगता है विटिलिगो टॉप्स द लिस्ट। अगर आप श्वित्र की चिकित्सा कर रहे हैं और अगर आप स्ट्रेस मैनेजमेंट पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, इट विल नॉट गिव यू गुड रिजल्ट्स, ठीक है। अगर हम सत्व एनालिसिस पे जाएं तो सत्व के भेद हमें पता ही है, प्रवर मध्यम अवर। वो एनालिसिस आप कैसे करते हैं, ये हमें पहले तो हमें सत्व को एनालिसिस करना ही क्यों है, वो इसलिए करना है कि हमें
पेशेंट को क्या परसेप्शन है डिजीज की। फॉर एग्जांपल कोई लोग होते हैं कि 99 फीवर में बिस्तर पकड़ लेते हैं और कोई लोग होते हैं कि 101 की फीवर में काम पे चले जाते हैं। ये सत्व है पेशेंट का कि पेशेंट उस बीमारी को, उस सिचुएशन को कितना बड़ा या छोटा एनालिसिस कर रहा है, परसीव कर रहा है। तो वो वैसे ही बीमारी को भी परसीव कर रहा है। तो हमें भी तो पता होना चाहिए ना पेशेंट के दिमाग में क्या चल रहा है। तो ये सत्व के भेद जो हैं और सत्व को एग्जामिन करना कि पेशेंट प्रवर सत्व का है, अवर सत्व का है कि मध्यम का है, ये हमें देखना पड़ता है। उसके अकॉर्डिंग भी आपको चिकित्सा करनी पड़ती है। अब एक टर्म आती है मॉडर्न में एक टर्म आती है साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स। कभी कभी पेशेंट को जब कन्विंस नहीं होता है ना, तो मैं उनको बोलती हूँ जाके पढ़िए आज साइकोसोमैटिक, क्योंकि गूगल तो करेंगे हमारे पास आने से पहले। तो मैं बोलती हूँ साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़िए कि बीमारी आपके जो आजकल सोमैटिक एक्सरसाइजेस का भी ज़माना है बहुत। अगर आप सोशल मीडिया को खोल के देखेंगे तो सोमैटिक जो वर्कआउट्स हैं वो बहुत आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप अपने प्रैक्टिस में भी इसको इंक्लूड करना चाहें, यू कैन एक्चुअली बिकम अ ट्रेनर ऑफ सोमैटिक वर्कआउट्स एज वेल, अगर जो लोग योगा भी प्रैक्टिस करते हैं। बिकॉज सोमैटिक जो साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स हैं उनका मतलब यही है कि बीमारी पहले दिमाग में हुई एंड देन फिजिकली प्रेजेंट हुई। एंड एज अ सोमैटिक जो एक्सरसाइजेज हैं वो भी यही क्लेम करती हैं कि जो आपका स्ट्रेस, जो ट्रॉमा है वो आपकी बॉडी में स्टोर होता है आपके सबकॉन्शियसली, और जब आप सोमैटिक रिलीज करते हैं तो वो ट्रॉमा, स्ट्रेस रिलीज होता है जिसकी वजह से आपको रिकवरी आती है। सो साइकोसोमैटिक, अगर आपको कोई पेशेंट ऐसा मिलता है जिसको आपको समझाना है, आप सत्व नहीं समझा पा रहे हैं, तो साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर, क्योंकि हमें पेशेंट की लैंग्वेज में भी बात करनी होती है। सो साइकोसोमैटिक disorders are there, पढ़ सकते हैं उसके बारे में। एंड आई कंसिडर विटिलिगो इज वन ऑफ देम। कभी कभी सिर्फ पेशेंट को दिमाग में ये डर पैदा होता है और पेशेंट को विटिलिगो हो जाता है। और ऐसा मैं मानती हूँ कि हमें लगता है कि रोग जानना बहुत ज़रूरी है रोगी से ज़्यादा, बट मुझे लगता है जिस रोगी को रोग है, अगर हम उस रोगी को जान लें तो रोग हमें अपने आप ही पता चल जाता है। क्योंकि हम रोग को तो जान ही लेते हैं, बट रोगी को अगर नहीं जाना तो हमारी चिकित्सा अधूरी है, राइट। उसके बाद अब स्ट्रेस मैनेजमेंट करनी है तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि हमें कैसे इंटरैक्ट करना चाहिए पेशेंट के साथ, ठीक है। हाउ टू इंटरैक्ट, कि अगर आपको लग रहा है कि पेशेंट जो है वो स्ट्रेस, आपने सत्व एनालिसिस कर लिया, तो आपको कैसे इंटरैक्ट करना है पेशेंट के साथ। तो सबसे पहले तो है कि यू शुड लिसन अटेंटिवली, जैसे यहाँ सुन रहे हो, ठीक है, अगर सुन रहे हो तो ठीक है। तो यू हैव टू लिसन अटेंटिवली। पेशेंट जब आया है, कोई फ़ोन नहीं देखना, कोई मैसेजेस नहीं पढ़ने, यू हैव टू लिसन वेरी 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 अटेंटिवली। उसके बाद कोई भी आर्ग्यूमेंट जो है पेशेंट के साथ नहीं करना है। मैं अपना शेयर करूँगी। इनिशियली मैं कभी कभी आर्ग्यू कर जाती थी पेशेंट से, बहुत इनिशियल फेज में, बिकॉज आई वॉज यंग एंड आई wanted to justify my pathy and my work, but मुझे अब लगता है कि अगर वो परहेज नहीं कर रहे हैं, अगर वो कुछ नहीं कर रहे हैं, डोंट आर्ग्यू। हमें आर्ग्यू बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए ये सोच के कि हम वैद्य हैं, हम उनसे आर्ग्यू कर सकते हैं, नहीं। Third is eye contact. Always maintain an eye contact with the patient. Then acknowledge, उसकी बात को acknowledge करो, nod your head, सुनो, constantly सुनो उसकी बात, क्योंकि वो चाहे पेशेंट वीडियो कॉल पे हो। अभी रिसेंटली मुझे किसी ने मेरे ऑफिस में ही बात हो रही थी, तो दे वर लाइक पेशेंट तो वो भी है ना, वीडियो कॉल वाला हो या दूर हो, बात तो बिल्कुल सही है। देखो, बिकॉज पेशेंट चल के आए या वीडियो कॉल पे हो या कहीं भी हो, है तो पेशेंट ही। तो आई कॉन्टैक्ट, ऑलवेज आई कॉन्टैक्ट। देन कभी भी हरी में मत रहो, डू नॉट बी इन अ हरी। डॉक्टर्स आर ब्लेम्ड टू बी इन अ हरी, वी शुड नॉट बी इन अ हरी। देन वी शुड बी सेंसिटिव, हमें सेंसिटिव रहना है उनके इश्यूज के लिए। वी शुड रीअश्योर दैम, रीअश्योर इज अ वेरी गुड वर्ड, कि आपको उनको रीअश्योर करना। आई डोंट नो, मुझे नहीं याद है कि मैं कितनी बार दिन में ये बात बोलती हूँ कि आप ठीक हो जाएंगे, आप चिंता ना करें, आप ठीक हो जाएंगे, आप चिंता ना करें। दिस इज रीअश्योरेंस। आपको पेशेंट को रीअश्योर करना ही करना है, और फिर करके भी दिखाना है, ठीक तो करके ही दिखाना है। इतनी सारी बातें जो हम कर रहे हैं, हम करके तो दिखा ही सकते हैं ना, बट उससे पहले हमें पेशेंट को रीअश्योर करना बहुत ज़रूरी है। कोई क्रिटिसाइज नहीं करना, कोई और पैथी से आया है, कोई और वैद्यों से आया है। वी आर नॉट सपोज टू क्रिटिसाइज द प्रिस्क्रिप्शन, वी आर नॉट सपोज टू क्रिटिसाइज द डॉक्टर। देन
समटाइम्स, और आई वुड से मोस्ट ऑफ द टाइम्स, अटेंडेंट काउंसलिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब उनके साथ जो भी लोग आ रहे हैं वो हमें उनकी काउंसलिंग भी करनी ज़रूरी है। ये था कि हमें इंटरेक्शन कैसे करनी है। नेक्स्ट आता है कि हमें क्या क्वेश्चंस पूछने हैं पेशेंट से जब हम स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। तो हमें ये भी एक बहुत मैंने लर्न किया कि पेशेंट के घर में कोई लॉन्ग क्रॉनिक इलनेस का कोई मरीज़ तो नहीं है पेशेंट के आसपास, या कोई घर में कोई बीमारी तो नहीं है। उसके बाद पेशेंट को मतलब कोई मेंटल इलनेस या फिजिकल क्रॉनिक इलनेस का कोई डिजीज़ तो नहीं है। बहुत बार मैंने ऐसे देखा, ऑटिस्टिक बच्चे के पेरेंट्स में मुझे विटिलिगो मिल रहा था, जिनके पेरेंट्स बहुत किसी बड़ी बीमारी से जुड़े हुए थे, उनकी एग्रेवेशन बहुत ज़्यादा थी। तो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है जब किसी, और आपको ये भी पता चलता है कि फाइनेंशियल बर्डन कितना है पेशेंट के ऊपर। देन बच्चों के केस में हमें पूछना चाहिए कि उनके माइलस्टोन्स कैसे रहे हैं, कि जल्दी जल्दी उन्होंने किया या नहीं, उनकी एक्स्ट्रा करिकुलर क्या एक्टिविटीज़ हैं, करी या करते हैं या नहीं, कोई एडिक्शंस तो नहीं है, स्मोकिंग, अल्कोहल या कुछ और, आजकल तो बहुत कुछ है। सो ये सब हमें क्वेश्चन करना चाहिए। फिर हम एनालिसिस क्या करेंगे, एनालाइज करना चाहिए कि पेशेंट का जो चेहरा है वो कैसा है। जो स्ट्रेस्ड आउट पेशेंट होते हैं ना, उनकी कुछ एक स्पेसिफिक पहचान होती है। कभी भी वो वेल ग्रूम्ड नहीं होते। मैंने देखा है कि वो दिखते अच्छे से नहीं है। ऐसे नहीं कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो उनको अपनी लुक्स मेंटेन करने का भी वो नहीं होता, चाह नहीं होती। दे आर सो लाइक स्ट्रेस्ड आउट इन देयर माइंड, ठीक है, हैप्पी नहीं होते। उनका जो चेहरा होता है वो हैप्पी नहीं लगता है। उनकी मेमोरी अच्छी नहीं होती है। आप उनको कोई बात बोलते हैं, उनको नॉड नहीं करते हैं, वो बातें याद नहीं रखते हैं, अगली बार आएंगे वो भूल चुके होंगे। तो दैट इज़ हाउ यू ऑल्सो डिकोड कि ये जो पेशेंट है ये इसको स्ट्रेस काउंसलिंग की ज़रूरत है। देन अटेंशन नहीं होता है पेशेंट का। देन फूड में वो आपको हमेशा बताएंगे कि उनकी भूख कभी भी पूरी तरह से शांत नहीं होती है, या उनको बिल्कुल भूख नहीं लगती है। देन स्पीच, एक दो पेशेंट्स मुझे इनिशियली ऐसे मिले जिनकी स्पीच बहुत स्टैमर करती थी, जो बचपन से विटिलिगो को फाइट कर रहे थे। तो स्टैमरिंग इन एडल्ट्स इज अनदर साइन। समटाइम्स की पेशेंट सिर्फ और सिर्फ या हाथ कांपते हैं, कंपन भी मैंने एक दो बार देखा है कि पेशेंट को होता है। फिजिकली अगर मैं देखूं सिम्टम्स, तो वो होते हैं पेशेंट टायर्ड, बहुत टायर्डनेस की कंप्लेन करेंगे, फटीग की कंप्लेन करेंगे, स्लीपलेसनेस की कंप्लेन करेंगे। ये तो बहुत कॉमन है कि नींद नहीं आती है। क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन में आपको ज़रूर मिलेगा, डाइजेशन इश्यूज बहुत मिलेंगे, आईबीएस की कंप्लेन करेंगे। सेल्फ डायग्नोस्ड होते हैं ऐसे पेशेंट्स, तो उनको ये प्रॉब्लम रहती है। हेडेक्स की कंप्लेन करेंगे। उसके अलावा इनको अगेन डाइजेशन रिलेटेड जैसे मैंने इशू बोला वो होगा। उसके अलावा आई थिंक ये सब मिलता है फिजिकली, ठीक है। टायर्डनेस, स्लीपलेसनेस, शेकिंग ऑफ हैंड्स, एंग्जाइटी, पैल्पिटेशंस मिलते हैं, ठीक है। अब आती है बात कि हमें इसको मैनेज कैसे करना है, ठीक है। स्ट्रेस मैनेज हमने डायग्नोज कर लिया कि हम इसको मैनेज कैसे करेंगे। तो मैंने इसको कहीं, मुझे तो इसके बारे में कुछ कभी जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की थी लिखा हुआ कुछ मिला नहीं। ये जो मैं आपके साथ अभी बातें कर रही हूँ, ये सब मैंने ओवर द पीरियड मैंने लर्न किया है अपनी प्रैक्टिस में। एंड एवरी डे पेशेंट्स मुझे कुछ ना कुछ सिखाते ही हैं। आई एम स्टिल लर्निंग एवरी डे। आई वुड से फर्स्ट इज लाइफस्टाइल चेंजेस, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट। पेशेंट का लाइफस्टाइल मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। उसमें हम उनका एक डेली रूटीन सेट कर सकते हैं। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ लाइक कोई हॉबी उनकी डेवलप करा सकते हैं, योगा, प्राणायाम ये सजेस्ट कर सकते हैं। फिर आती हैं थेरेपीज़। थेरेपीज़ में हम पंचकर्म में हम उन्हें शिरोधारा के लिए उनको ऑप्ट कर सकते हैं। अभ्यंग उनको स्टार्ट करा सकते हैं। अभ्यंग के अलावा उनको नस्से कर्म बता सकते हैं। तो ये 3 थेरेपीज़ भी मुझे लगता है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। देन कम्स काउंसलिंग, बात करना, जो मैंने अभी आपको इतनी सारी चीज़ें बताई, वो काउंसलिंग करना बहुत ज़रूरी है। देन कम्स द मेडिसिन, कि हमारे पास तो बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं जो हम स्ट्रेस मैनेजमेंट में यूज़ कर सकते हैं। अश्वगंधा, जटामांसी, तगर, वच, और क्या यूज़ कर सकते हैं, मंडूक पर्णी भी मैं यूज़ करती हूँ। उसके बाद यष्टि मधु, ब्राह्मी, शंख पुष्पी, ये सब। तो बहुत सी मैं ऐसा मानती हूँ कि स्ट्रेस मैनेजमेंट की जब केसेस को मैंने विटिलिगो के साथ, श्वित्र के साथ स्ट्रेस मैनेज किया है, श्वित्र की रिकवरी बहुत ही अच्छी आई है। और वंस द स्ट्रेस इज मैनेज वेल,
आपको फिर पेशेंट पे इतना काम नहीं करना पड़ता, फिर काम बहुत आसान होता है। सो दिस वॉज वॉट आई वॉन्टेड टू शेयर टूडे। आई होप कि आपको समझ आया हो। इफ द मॉडरेटर कैन आस्क द क्वेश्चंस, अगर वहां पर कोई क्वेश्चंस रहे हो तो। I can't hear you. ओके, थैंक यू Yeah, मैम। now I can. ओके, क्वेश्चंस आ रहे हैं। कितने दिन में पेशेंट को रिजल्ट मिल सकते हैं? ओके, देखो ये वेरी करता है बहुत सारी चीज़ों पे, सिर्फ प्रोग्नोसिस ऑफ द डिजीज क्रॉनिसिटी पे डिपेंड नहीं करता। लोग बहुत बार ये पूछते हैं इतने साल पुराना दाग है तो कितने टाइम में ठीक होगा। अगेन स्ट्रेस इज़ अ मेजर फैक्टर। उनके लिए मैं कोई टाइमलाइन नहीं रखती हूँ बिकॉज वो हमारे कंट्रोल से पेशेंट बाहर होता है। बट अगर आप तरीके से चिकित्सा कर रहे हैं, ऑन एन एवरेज पेशेंट डाइट अच्छी कर रहा है, तो 3 to 6 मंथ्स के ब्रैकेट में आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाते हैं, मुझे मिलने शुरू हो जाते हैं। और मुझे लगता है कि प्रोग्नोसिस डिपेंड करेगा लोकेशन ऑफ द पैचेस, क्रॉनिसिटी ऑफ द पैचेस, एज ऑफ द पेशेंट, स्ट्रेस ऑफ द पेशेंट। ओके मैम, एक क्वेश्चन ये आया है कि जैसे हमें ऐसे पेशेंट में पंचकर्म करना है और उनकी कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा है, तो क्या घी कंज्यूम करने से कोलेस्ट्रॉल लेवल पे कुछ असर हो सकता है? नहीं, कर सकते हैं। ओके एक क्वेश्चन आया मैम कि ये असाध्य रोग में कन्वर्ट हो सकता है? यस, हो सकता है, होता है, बहुत बार होता है। अगेन मुझे लगता है कि पेशेंट के जो पाप कर्मज जहाँ पे ओरिजिन है ना, वहाँ पे मैंने कई बार देखा है कितना भी बहुत कुछ कर लो पेशेंट में रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, वहाँ पे असाध्य हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि मोस्टली जहाँ पे पाप कर्मज व्याधि है वहाँ पर ये असाध्य हो जाता है। ओके एक क्वेश्चन आया मैम कि विटिलिगो के साथ सोरियासिस भी मिलता है क्या? हाँ बिल्कुल मिलता है, बहुत बार मिलता है। उसको मैं कंसिडर करती हूँ ये PIH जो मैंने बताया था, पोस्ट इन्फ्लामेटरी हाइपोपिगमेंटेशन जो है, वो सोराइसिस एक्जिमा के बाद विटिलिगो डेवलप हो जाता है, इवन विद एलोपेशिया। मैंने बहुत बार देखा है। एक क्वेश्चन है मैम कि अगर गोमूत्र अर्क का लोकल एप्लीकेशन करते हैं तो स्ट्रेस इंड्यूस्ड विटिलिगो में वो रिजल्ट देता है? देखो, स्ट्रेस इंड्यूस्ड विटिलिगो में पहले स्ट्रेस मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। फिर जैसे मैंने कहा कि लेप करने के लिए आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं। मैं मोस्टली ल्यूकोस्किन यूज़ कराती हूँ, या कई बार ऑयल्स मैंने बताने भूल गई, तो मेरे लिए सोमराजी तेल, तुवरक तेल और बापची ऑयल का मैं यूज़ कराती हूँ। बट गोमूत्र अर्क मैं यूज़ नहीं करवाती हूँ पेशेंट से। स्ट्रेस पेशेंट के लिए आप पहले स्ट्रेस मैनेज कर दोगे ना, तो आप अपने शास्त्र में से उठा के कोई भी योग अगर लेप का लगवाते हो, एनालिसिस करने के बाद, उसको एग्जामिनेशन करने के बाद आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। ओके मैम, कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं श्वेत्र के जिनमें बाउची से एलर्जी होती है, ब्लिस्टर फॉर्मेशन हो जाता है, लेप देते हैं या ओरली देते हैं, तो ऐसे पेशेंट में कैसे मैनेज कर सकते हैं? देखो, ऐसा बोला गया है कि स्फोट जो होते हैं, जो चिकित्सा सूत्र है उसमें लिखा गया स्फोट होने चाहिए वहाँ। हमें आचार्यों ने बोला है कि हमें रस कटगुलर का पिला के उन्हें आतप सेवन कराना है और वहाँ पे स्फोट होंगे। स्फोट को त्रिन से हमें पियर्स करना है और फिर हमें लेप स्टार्ट करना है। तो ऐसा बोला गया, और जब मैं प्रैक्टिस में देखती हूँ जिनको ब्लिस्टरिंग सही ढंग से दवा लगाने के बाद होती है, उनके वहाँ पे तुरंत रीपिगमेंटेशन आता है। बट अगर वो ब्लिस्टरिंग जो है, स्फोट जो है, अगर उनकी लापरवाही से बन रहे हो कि वो तेज धूप में चले गए, वो दवा ज्यादा लगा रहे हैं, वो आतप का सेवन ज्यादा कर गए हैं, वहां पे दाग बढ़ जाता है। तो बापची की एलर्जी होना, हाइपर सेंसिटिविटी होना अलग बात है। आपके पास बहुत और मेडिसिन है जो आप यूज कर सकते हो, सिर्फ बापची नहीं है हमारे पास। बट जो ब्लिस्टरिंग की बात मैंने बोली, उसका ध्यान हमें रखने पड़ेगा। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है मैम कि बहुत सारे पेशेंट ऑलरेडी मॉडर्न मेडिसिन लेकर आते हैं, तो उनको हम आयुर्वेद ट्रीटमेंट के लिए कैसे कन्विंस कर सकते हैं? वो आ रहे हैं तो इसका मतलब वो कन्विंस्ड है ना। आप
मैंने जैसे बोला, हमारी रेपुटेशन, हमारी गुडविल हमसे पहले ट्रैवल करती है। शुरुआत में ऐसा नहीं होता है। देखो, इनिशियल स्टेजेस में फर्स्ट ईयर ऑफ योर प्रैक्टिस, सेकंड ईयर ऑफ योर प्रैक्टिस ऐसा नहीं होता है। बाद में ऐसा होने लगता है, दे नो। और कई बार जब क्वेश्चनिंग आती है, मैं बताती हूँ पेशेंट को कि साइड इफेक्ट्स होते हैं इन मेडिसिन के, चॉइस पेशेंट को देनी चाहिए। पेशेंट जो एलोपैथी मेडिसिन है उससे थक के ही हमारे पास आते हैं, उनको पता है कि उनको नहीं लेना है। और आज जो अभी जो समय चल रहा है वो आयुर्वेद का चल रहा है। आपको बिल्कुल बेझिझक होके प्रैक्टिस में आना चाहिए, और मुझे लगता है स्किन में तो जरूर ही आना चाहिए। एलोपैथी वालों के पास इसका तोड़ नहीं है। बिल्कुल मैम। एक क्वेश्चन है मैम कि एज और विटिलिगो पैचेस में कोई रिलेशनशिप है कि जैसे एज बढ़ती है तो पैचेस बढ़ते जाते हैं, ऐसा कुछ? यस, होता है, ऐसा होता है, बट मेरे को ऐसा लगता है एज, अगेन अच्छा टॉपिक है, कभी मैं नेक्स्ट इस पे सिर्फ एज पे ही बात करूंगी। इट्स अ लॉन्ग टॉपिक। एज जो है वो बहुत मैटर इसलिए करती है कि बचपन में पेशेंट्स जल्दी ठीक हो जाते हैं, यंग एज में, अप टिल 16 ईयर्स मुझे लगता है जल्दी ठीक हो जाते हैं। विद एज हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारे स्ट्रेस लेवल्स, हमारी ईटिंग हैबिट्स, हमारी स्लीपिंग हैबिट्स चेंज हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमें रिजल्ट्स में वेरिएशन मिलता है, जिसकी वजह से हमें पैचेस बढ़ते हुए दिखते हैं। अगेन इट्स अ वेरी लॉन्ग टॉपिक, मैं इस पे बहुत बात कर सकती हूँ एज के अकॉर्डिंग, कि मिडिल एज में क्यों दाग बढ़ते हैं, ओल्ड एज में क्यों हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, और यंग एज में हमें क्यों अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। बट येस, इट डज मैटर। ओके मैम, एक क्वेश्चन आया कि ल्यूकोस्किन का यूज कैसे करना है? ल्यूकोस्किन इज अ कॉम्बो थेरेपी, आप उसके बारे में पढ़ सकते हो। ल्यूकोस्किन में ओरल भी आता है, ऑइंटमेंट भी आती है, ड्रॉप्स हैं, आपको पेशेंट को उसको यूज करवाना है। अगर आप पेशेंट हो तो इतने सारे वैद्य हैं, आप किसी से भी कांटेक्ट करेंगे, अपने आप से नहीं है यूज करेंगे। और अगर आप पेशेंट को यूज करा रहे हैं तो उसको ड्रॉप्स वाटर में डाइल्यूट करके स्टार्ट कराते हैं, साथ में ऑइंटमेंट। अगर जैसे अगर आपने पूरा सेशन सुना होगा, अगर ऑइंटमेंट एडवाइस करनी है तो फिर आप उसको बताते हैं, सारी इंस्ट्रक्शंस बॉक्स पे लिखी हुई आती हैं। ओके मैम, एक क्वेश्चन ये आया है, ओके वो सोरियासिस से रिलेटेड है, लेना है मैम? हाँ हाँ, व्हाई नॉट। ठीक है कि सोरियासिस के पेशेंट में लेपन के लिए शतधौत घृत अगर यूज करते हैं जो हरिद्रा के जल से बनाया हुआ हो, तो उसके रिजल्ट कैसे हो सकते हैं? अच्छा है, मैं भी ट्राई करूंगी। हाइपोथेटिकल कंडीशन दी है। हाँ, अच्छा होगा, आई एम श्योर अच्छा होगा, कर सकते हैं। आई एम गोइंग टू ट्राई इट। ओके मैम, एक क्वेश्चन और है, सनलाइट की अगर एलर्जी हो तो उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? गुड क्वेश्चन है ये। सनलाइट, जैसे मैंने बताया कि एक बहुत बड़ा कारण भी बनता है लोगों के लिए स्प्रेडिंग का। बहुत पेशेंट्स आते हैं मेरे पास, बहुत सारे ट्रीटमेंट करने के बाद, फोटोथेरेपी करने के बाद, एलोपैथी से एक्साइमर लेजर लेने के बाद, तो मैं उनको लेपन जो है वो रात को कराती हूँ और सनलाइट बिल्कुल नहीं दिखवाती हूँ, और जो ओरल मेडिसिन है उसी से रिकवरी बहुत अच्छी आ जाती है। ओके मैम, एक क्वेश्चन आया है कि जलौका से रक्तमोक्षण करना क्षेत्र में कितना हेल्पफुल होता है? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। अगेन डिपेंड करेगा आपका पेशेंट एलिजिबल है या नहीं है। हर विटिलिगो में हमें नहीं कराना है जलों का, बट यस, इट डज हेल्प अ लॉट। ओके, एक क्वेश्चन मैम ऐसा भी है कि कुछ लोगों के लाइफस्टाइल का ही इशू होता है। अब जैसे वर्क का काम उनका उस तरह का होता है कि उनको नाइट ड्यूटी करनी पड़ती है, तो ऐसे पेशेंट को हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं? हम उन्हें ऑप्शन देते हैं, मैं उन्हें ऑप्शन देती हूँ कि आप अगर अपना टाइमिंग चेंज करवाना चाहते हैं, कई बार लोग कराना चाहते हैं, आई राइट देम अ लेटर। बच्चों के लिए भी मैं लेटर लिखती हूँ जो हॉस्टल में होते हैं, या जो ऐसे बच्चे जिनको सुबह पीटी में नहीं भेजना होता धूप में, या ऐसे लोग जिनकी नाइट जॉब जो है वो चेंज कराना चाहते हैं, या ऐसे आर्मी में लोग जिनको शेविंग से एक्सक्यूज चाहिए होता है, तो मैं ऐसे लेटर्स लिख देती हूँ। कमिंग फ्रॉम अ डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन वो कंसिडर हो जाता है। और अगर उनको नहीं चेंज करना है तो देन वी एडजस्ट द टाइमिंग अकॉर्डिंग टू हाउ वेल दे कैन एडजस्ट द ट्रीटमेंट शेड्यूल इन देयर स्लीप, लाइक इन देयर डे टाइम। ओके मैम, एक क्वेश्चन है मैम कि कभी कभी विटिलिगो में रिलैप्स देखा जाता है, तो बहुत ऐसे बार, कभी पेशेंट कभी नहीं, बहुत बार देखा जाता है।
तो ऐसे पेशेंट को कैसे ट्रीट करना है? हाँ, 2 तरह से होता है। बहुत मुझे लगता है कि रिलैप्स को मैनेज करना ईज़ी होता है। मैं हमेशा शुरू से ये मानती हूँ। जब मैं प्रैक्टिस करती थी, मैं एज़ अ पज़ल इसको देखती थी। मैं अभी भी इसे एज़ अ पज़ल देखती हूँ, डिकोड करती हूँ। तो मुझे लगता था कि बहुत सारे कारण तो इन चेक हैं ही, जो हम निदान देख रहे हैं। तो अगर रिलैप्स हो रहा है, तो बस कुछ ही कारण तो रह गए जो हमारे कंट्रोल में नहीं थे। अगर आप देखो, आपने जो बॉडी में अगर जो संप्राप्ति अगर आपने उसे ब्रेक कर लिया है, तो देयर आर सम लिटिल थिंग्स लेफ्ट, स्ट्रेस, पेशेंट की डाइट या कोई केमिकल एक्सपोजर। रिलैप्स को हैंडल करना मुझे लगता है ईजियर है दैन द फर्स्ट थिंग। ओके। एक क्वेश्चन ये भी है मैम कि मेनोपॉज और विटिलिगो में कुछ रिलेशन होता है क्या? बहुत होता है फीमेल्स के लिए। अगेन इट्स अ गुड टॉपिक टू टॉक अबाउट। फीमेल्स के लिए हार्मोनल चेंजेस जिस जिस स्टेज पे आती हैं, उस टाइम पे इनको प्रोग्रेशन बहुत ज़्यादा दिखता है। एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, एट द टाइम ऑफ मैरिज, एट द टाइम ऑफ मेनोपॉज, ये दिखती हैं फिजियोलॉजिकल बॉडी में जब हार्मोनल चेंजेस आते हैं। येस, अगेन विटिलिगो इज एग्रेवेटेड। ओके मैम, एक ऐसा ही क्वेश्चन है कि प्रेगनेंसी के बाद अगर पेशेंट को विटिलिगो हुआ है तो उसमें क्या रीजन हो सकता है? यही प्रेगनेंसी में बढ़ जाते हैं। अब एक बार मैं तो अब ये भी सजेस्ट करती हूँ कि जो आप इनमें से अगर कोई वैद्य ऐसा कर रहे हैं, गर्भ संस्कार करते हैं, तो इनको बोलो कि मेरे को टेक्स्ट भी कर सकते हैं ये लोग इंस्टाग्राम पे। मैं इनको रेफर करूंगी, क्योंकि मैं अब बहुत सारी प्रेग्नेंट लेडीज को ये बोलने लगी हूँ, जैसे जिनके घर में सफेद दाग है, वो मेरे से पूछते हैं कि आगे ना जाए हम क्या करें। मैं कहती हूँ जो प्रेग्नेंट है लेडी, उसको गर्भ संस्कार में डालो, किसी वैद्य के साथ काम करें। सो यू नो व्हाट कि पीपल आर दे नो कि हम इसमें प्रेगनेंसी में दवा तो ले नहीं सकते, चलो डाइट और आयुर्वेदिक ट्राई कर लेते हैं। तो आज प्रेगनेंसीज में आजकल खाना पीना, स्ट्रेस अगेन बहुत एग्रीवेटिंग फैक्टर है, एंड देन फिजियोलॉजिकल चेंजेस हार्मोन्स के, वो भी बढ़ा देते हैं दावों को। सबसे ज्यादा चेस्ट पे बढ़ते हैं ब्रेस्ट फीडिंग के बाद। मैम एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपके बारे में पूछा है कि आप क्षेत्र में काम करने में का या स्पेशलाइजेशन करने का कैसे सोचा, आपने डिसीजन कैसे लिया? हर बहुत बार आंसर करती हूँ। मुझे लगता है मैंने नहीं चुना, श्वित्र ने मुझे चुना है। मुझे नहीं पता कितने लोग इससे रिलेट करेंगे, बट देर आर टाइम्स जब मैं, बहुत बार ऐसे दिन होते हैं जब मैं चाहती हूँ कि मुझे श्वित्र नहीं मिलना चाहिए था। मैं बहुत थक जाती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा डिप्लीट हो जाती हूँ एनर्जी वाइज ऐसे पेशेंट्स के साथ काम करके। कभी कभी मैं बोलती हूँ मुझे गाय नहीं होना चाहिए था, बच्चे डिलीवर करती इतनी हैप्पी रहती, कोई खुश होता उनके घर में बच्चा आया है। यहाँ सब रोते ही रहते हैं, कोई हैप्पी नहीं होता है। मैं खुद घर आती हूँ तो कई बार ऐसे दिन होते हैं जब मैं किसी से बात नहीं करना चाहती हूँ। मैं इतनी थक जाती हूँ पेशेंट्स के दुख सुन सुन के, और कई बार वो इतने, मतलब ऐसी ऐसी बातें मैं सुनती हूँ क्षेत्र के साथ कि किसी ने अपना ज़मीन बेच के इलाज कराया, कब किसी के डिवोर्स हो गए। इट्स टू मच। मतलब आप नॉर्मल प्रैक्टिस में ये थोड़ी ना सुनते हो, ज्वर हुआ तो ऐसा हो गया उसके साथ, या उसको टीबी हुआ तो ऐसा हो गया। ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं मुझे, तो मैं बहुत थक जाती हूँ। बट उसी ही दिन मुझे एक ऐसी रिकवरी मिलती है जिससे मेरे को लगता है कि नहीं, ये इन्हीं लोगों के लिए मैं हूँ। सो आई एम, देयर इज अ हायर पावर विच हैज आई थिंक चूजन मी। और मुझे ऐसा लगता है, अब मुझे ऐसा मैं बोल रही हूँ, मुझे गूजबम्स भी आ रहे हैं, हाइपोथेटिकल लग सकता है, बट अब मुझे ये फीलिंग आती है कि मैंने चूज नहीं किया। मैं बहुत एथिकली और बहुत ट्रस्ट से अपनी प्रैक्टिस में आई थी, सिंस आई कम फ्रॉम एमिल फार्मा। तो मुझे ऑप्शन बहुत सारी मिली थी, रिसर्च में भी मिली, मुझे प्रोडक्शन में भी मिली, मुझे मार्केटिंग में भी मिली। मुझे विटिलिगो में ऑप्शन नहीं मिली थी, विटिलिगो का क्लिनिक कोई नहीं था तब। बट उस टाइम पे मैं रिसर्च पे थी, क्योंकि मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। एंड मैंने वहाँ पे पेशेंट्स आते थे तो मुझे इंटरेस्ट आता था। मैं हमेशा बोलती हूँ कि अपना इंटरेस्ट देखो। अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन फ्लैश हो रहा था कि फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए क्या सलाह है। मुझे लगता है कि आपका जो इंटरेस्ट है, आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट है, आपका जो एक आपको इंक्लिनेशन थोड़ा थोड़ा मिलता है। लाइक सर्जरी में मुझे कभी इंटरेस्ट नहीं था, गायनी में मुझे था, मेरे को जाता था, मोस्टली फीमेल्स को होता है। बट प्रोडक्शन में मुझे कभी नहीं था, मतलब रस शास्त्र मुझे बहुत इंट्रीग नहीं करता था।
नाउ व्हेन आई थिंक बैक, बट आप लोगों के पास तो इतना कुछ है आजकल के बच्चों के पास, दे शुड लाइक अभी से सोचना शुरू करो कि हमें क्या अच्छा लगता है और ट्राई करो। जरूरी नहीं है, आप डिफरेंट वैद्यों के साथ काम करके देखो। हो सकता है आप मेरी क्लिनिक पे आओ, आपको मजा नहीं आया, हो सकता है आपको अच्छा ना लगे श्वित्र के पेशेंट के साथ काम करके। कोई ठप्पा नहीं है कि आपने एक डिजीज पे अगर 6 महीने काम किया आपको वही करना है। यू कैन सी अ लॉट ऑफ पेशेंट्स। मैं सोराइसिस का पेशेंट कभी नहीं देखती थी ऑनेस्टली, मेरे को लगता था कि विटिलिगो ही लिख दिया भगवान जी ने। फिर जब मैं थकने लग गई एंड कभी सोराइसिस मैं मतलब क्रेव करती थी। आज की डेट में सोराइसिस, और वो सोराइसिस का पेशेंट अगेन, जब आप सच्चे दिल से कुछ चाहते हो ना और आपकी आप जब वेरी ऑनेस्टली यू डू योर प्रैक्टिस, तो आपके पास वो पेशेंट भी आता है। संहिता ऑलवेज लिसन्स टू यू, एंड वो पेशेंट मेरे पास आया, रिजल्ट अच्छे मिले, उसकी मैंने इंस्टाग्राम पे रील डाली, और वो दिन और आज का दिन है, विटिलिगो और सोराइसिस, मतलब ऐसा हाल था मेरी क्लिनिक पे, लोग आते थे और भाग जाते थे कि ये तो सिर्फ श्वित्री देखते हैं, ये कहाँ से देखेंगे डायबिटीज और हाइपरटेंशन का पेशेंट। आज मिक्स प्रॉब्लम्स है, आज सब कुछ है। वाई? बिकॉज मैं सच्ची प्रे करती थी कि कोई और पेशेंट भी देखने को मिले। सो मैंने नहीं चुना है श्वित्र को, एक्चुअली श्वित्री ने मुझे चुना है। सो सेम वे, इफ यू हैव इंटरेस्ट, अगर आज आप यहाँ पे ये लेक्चर सुन रहे हो, यू हैव इंटरेस्ट इन स्किन डिसऑर्डर्स, ट्राई करो, पढ़ो, किसी वैद्य के साथ काम करो, एंड देन ट्राई योर लक। डेस्टिनी आपको फेवर करेगी। मैम कुछ क्वेश्चंस ये भी है कि अगर आपके पास सीखने आना है तो कैसे आ सकते हैं? मैंने बहुत बार बोला है कि मैं वर्कशॉप्स, तो देखो मैंने अभी लास्ट ईयर करी थी। मैं ऐसे लेक्चर्स करना मुझे इसीलिए बहुत पसंद है, मैं कनेक्ट करना चाहती हूँ लोगों के साथ, मेरे पास बहुत कुछ है शेयर करने के लिए, मैं शेयर करना चाहती हूँ। क्योंकि सब बातें आप डॉक्टर्स के साथ, वैद्यों के साथ जब आप कनेक्ट करते हो, एक डिफरेंट लेवल पे कनेक्ट करते हो। पेशेंट्स इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सब पे अलग होता है। ये मुझे पसंद है, दिस इज व्हाट आई लाइक, एंड ऑफ कोर्स मैं करूंगी ये काम। अभी मेरे क्लिनिक के सेटअप में इतनी जगह नहीं है, इतना टाइम और इतना बैंडविड्थ नहीं है मेरे पास कि मैं ये टाइम निकाल पाऊँ, कि मैं कर पाऊँ। और मैं ऐसा भी नहीं कर सकती, मुझे 1-2 मैसेजेस ऐसे भी आए, वी आर रेडी टू पे, आप हमें सिखा दो। इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स लाइक कि अगर मैं आपको कुछ बता रही हूँ तो मुझे 100% बताना है। आई कैन नॉट सिट विदाउट माई नोट्स। मेरी डायरी मेरे साथ है, मेरे को बैठ के पहले सोचना है कि मैं क्या बता रही हूँ। वो एक पेशेंट्स के लिए, जब मैं ऐसी प्रिपेयर हो जाऊंगी कि हाँ ठीक है, मेरे पेशेंट्स जो हैं वो बाकी लोग देख रहे हैं, मेरे जूनियर्स, एंड मेरे को सिर्फ ये सब काम करना है, देन मे बी आई विल। अभी तो मैं खुद इंजॉय करती हूँ प्रैक्टिस, तो मे बी अभी टाइम नहीं है उस चीज़ का। ओके मैम, एक क्वेश्चन ये भी था कि श्वित्र और क्रोमोसोमल डिफॉर्मिटी का कुछ रिलेशन हो सकता है क्या? यस, हो सकता। होता ही है, जेनेटिक तो होता ही है ना। मैं इसको जेनेटिक वाले को मैं पाप कर्मज में देखती हूँ। ओके एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मैम कि मानस चिकित्सा के स्कोप के बारे में जानना चाहते हैं। बहुत स्कोप है, बहुत, मतलब बहुत बेअंत स्कोप है। इसमें चले जाओगे, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में, मुझे लगता है सबको चिकित्सा की जरूरत है, मुझे भी जरूरत है। आई एम प्रिटी श्योर कि यहाँ, आई नो सीरियसली वी आर सो डिप्लीटेड। देखो, आप खुद देखो कि हम लोग एक और चीज़ है, इंस्टेंट रिजल्ट पेशेंट को भी चाहिए, हमें भी चाहिए, सबको चाहिए। वाई? बिकॉज पेशेंस नहीं है लोगों के अंदर। हम सिर्फ इसे एज अ मीम देखते हैं कि हम स्क्रोलिंग कर रहे हैं। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। हम अपने ब्रेन को रीवायर कर रहे हैं इस चीज़ के लिए, इंस्टेंट, ऐसे ऐसे ऐसे। बुक्स नहीं रीड कर पाते लोग, दे आर नॉट एबल टू फोकस, दे आर नॉट एबल टू स्लीप, स्लीपलेसनेस इतनी बढ़ गई है। इसमें काम करना इज लाइक, अभी तो मुझे लगता है सोने की खान है नेक्स्ट 10 to 20 ईयर्स के लिए। मैम कुछ लोग सोरियासिस की ट्रीटमेंट पूछ रहे हैं। ओके, सोराइसिस का ट्रीटमेंट भी ऑलमोस्ट, देखो कुछ चिकित्सा जो है ना वो सिमिलर लाइंस पे ही चलती है, बट ठीक है, सोराइसिस के ऊपर किसी दिन और सेशन करेंगे। ठीक है, श्योर मैम। कैन आई टेक योर अभी लीव नाउ? हाँ, समय हो गया है, तो अभी थोड़ा रुकते हैं यहाँ पे, कुछ क्वेश्चंस बाकी होंगे तो हम फिर से एक सेशन मैम का अरेंज करेंगे। तब तक के लिए निरोग स्ट्रीट की तरफ से, आगास फाउंडेशन की तरफ से और सारे श्रोताओं की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।